अब ये जो सलाउद्दीन पाकिस्तान में बैठा है जीत रहा था और ये टॉयलेट करने चला गया जीतते जीतते, जब आया तो इसको हारा हुआ अनाउंस कर दिया। ऐसे ही यासीन मलिक का था, तो ये फिर टेररिस्ट हो गए। तो दिल्ली इनके साथ बेईमानी करती रही। सेंटर का ये पॉइंट ही है। तो इसी तरीके से सेंटर ने अपने बंदे से ही पूछ लिया, तो इसमें स्टेट का कंसेंट तो ना हुआ ना। हाँ, स्टेट का कंसेंट तो कभी नहीं होता, क्योंकि कश्मीरी लोग नहीं चाहते थे धारा कभी भी हटे। तो मैं किसान पॉलिटिक्स से निकला था, मैं चरण सिंह जी के साथ रहा 10 साल। तो मैं किसानों के सवालों को दिल से महसूस करता था और मैंने महसूस किया कि इनके साथ जाती हो रही है। मोदी जी उनके पास गए थे किसानों की बात लेके, तो उनका क्या रिएक्शन था उस समय, उन्होंने क्या बोला? उनका रिएक्शन अच्छा नहीं था। ही टुक इट लाइटली के 7 साल चले जाएंगे। किसान आंदोलन का और कुछ फायदा रहा हो ना रहा हो, हाँ जी, इसका ये फायदा जरूर हो गया कि सिख और गैर सिख, हाँ जी, सब एक हो गए। ठीक है, देखिए, हम कभी हिंदू राष्ट्र नहीं थे, हम सबकी मिली मिली सरकार थे। ठीक है, लेकिन जो खालिस्तान था कभी, हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह की सरकार, हाँ जी, उसमें सिर्फ 7% सिख थे। ठीक है, और कोई भेदभाव नहीं था, शुरू दिन से न्याय नहीं किया। हाँ जी, देखिए, सबसे ज्यादा लॉस सिखों को हुआ था पार्टीशन। सबसे बढ़िया जमीनें उन्हीं की गई, ननकाना साहब गए, सारी चीजें चली गई और यहाँ आए नए सिरे से बसे। मुद्दे को लेकर राजीव लोंगोवाल अवार्ड भी हुआ कि पंजाब को किया जाएगा, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैपिटल वाला तो इमीडिएटली कर देना चाहिए, ठीक है, और पानी का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक हल कर देना चाहिए, वो भी नहीं किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली 84 वाला जो हुआ, उसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए शायद। उसके लिए तो मनमोहन सिंह उन्होंने मांगी थी, बट ब्लू स्टार के लिए कोई ऐसा नहीं हुआ। ब्लू स्टार के लिए भी मांगना चाहिए। ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਕਸ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਮੇਘਾलय ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਜਾਟ ਲੀਡਰ सत्यपाल मलिक जी। आओ से उन्होंने गलबात करते हैं। स्वागत है सर आपका बहुत-बहुत। सत श्री अकाल सर। सर 5 सालों में आप 4 स्टेटों के आप गवर्नर रहे हैं। सर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही गवर्नर 4 स्टेट्स में रहे अपने टेन्योर में। इसकी कोई खास वजह? डिफरेंट रीजंस थे। बिहार से तो मुझे शिफ्ट किया गया जम्मू कश्मीर के लिए। वो तो किया गया कि 370 हटानी थी और वहाँ एक विश्वस्त आदमी होना चाहिए। दूसरे, इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे नाम पे वहाँ मुस्लिम्स में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी बैकग्राउंड ऐसी रही है, वीपी सिंह के साथ रहे हो, अलीगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट रहे हो, अगर हम किसी बीजेपी के आदमी को लगाएंगे तो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो कश्मीर का हो गया। कश्मीर में जब 370 हट गई सक्सेसफुली और वहाँ स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बना दिया, तो वहाँ मैं रह नहीं सकता था, क्योंकि यूटी में एलजी होता है और एलजी गवर्नर से 12 सीडी नीचे होता है। तो उसके बाद मुझको भेजा गया गोवा। ठीक है, गोवा में बहुत करप्शन था, मैंने उस तरफ इनका ध्यान खींचा। ठीक है, तो इन्होंने उसको ठीक करने के बजाय या पनिश करने के बजाय मुझे, चूंकि ये समझा कि ये रहेंगे तो दिक्कत रहेगी, तो मुझे शिफ्ट कर दिया मेघालय। ठीक है। मेघालय फिर मेरा टर्म पीसफुली खत्म हो गया। आप जब गवर्नर रहे जम्मू एंड कश्मीर के, उस दौरान एक बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया गया, रिवोक हुआ 370 और 35 से। उससे 2 महीने पहले तक 12 जून तक आपने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी होम मिनिस्ट्री से बात हुई, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सडनली ये चीज हो जाना और उसके बाद स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बना देना, कि कितना को वाजिब था ये प्रोसेस और कितना को वाजिब था डिसीजन? मैं तो पर्सनली यूटी बनाने के खिलाफ था। ठीक है, लेकिन मुझे तो तब बताया गया जब इन्होंने यूटी बनाने का फैसला कर लिया। ठीक है, और ये भी मुझे एक दिन पहले ही कहा गया, क्योंकि मेरी बिना चिट्ठी के नहीं बनना था। चिट्ठी मेरी कश्मीर असेंबली की जाती, असेंबली था नहीं, ठीक है, गवर्नर रूल था, तो मेरी चिट्ठी होम मिनिस्टर के नाम आई और उसके बेसिस पे राज्यसभा में पास हुआ। ठीक है। तो आपको लगता है कि वो प्रोसेस जिस तरीके से वो किया गया, बिना वहां के हाउस को, वहां के लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिए, जिस तरीके से किया गया, देखिए, वो हमारे देश के कश्मीर की लीडरशिप तो कभी इसके लिए तैयार नहीं होती। वो तो ऐसे ही होना था जब भी होना था। बट वहां के लोग का जिस तरीके से वहां के शोषण हुआ, इतना टाइम उनको सिक्योरिटी में बंद रखा, एक एक घर के बाहर इतने पुलिस ऑफिसर, वो फौज रही। ज्यादा
प्रोपेगेंडा ज्यादा है, कोई फौज नहीं थी, ओके कोई जबरदस्ती चुप नहीं कराया गया, ओपोजिशन ही नहीं हुआ इसका वहां। ओके और मैं तो आपको बता सकता हूँ, चूंकि मैं वहां था और मैं उसमें हिस्सेदार था, कर रहा था, मैंने वहां एक सेंस ऑफ फैटीग पैदा कर दी थी उनमें कि देखो तुम्हारे 250 लड़के हैं, तुम्हारे लड़के मरते हैं, नेताओं के तो लंदन में पढ़ रहे हैं, क्यों मरवाते हो? दुनिया की तीसरे नंबर की फौज है हिंदुस्तान की, उससे लड़ के क्या हासिल कर लोगे? बातचीत से सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो लोगों की ये समझ में आ गया था कि लड़ने में कोई फायदा नहीं, इसीलिए जब 370 हटी तो लोग सड़क पे नहीं निकले। सर आपको लगता है वहां के लोगों ने ये आइडिया जो 370 का रिवोक करने के बाद यूटी बनाने वाला लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है? यूटी ना एक्सेप्ट किया था ना कभी करेंगे, आपको वापस स्टेटहुड देना होगा। आपको लगता है वो रियल पीस आएगा कश्मीर में, या इट्स अ पीस ऑफ ग्रेवयार्ड? नहीं, पीस तो आ जाएगी, लेकिन वो आएगी मोहब्बत से, फोर्स से नहीं। कहाँ पे लैग कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट? बीजेपी का एक तो आउटरीच नहीं है, ठीक है फिर इनसे कोई अपनापन नहीं है कश्मीरी जनता को। मेरे साथ था, ठीक है। मैंने जाके वहां एक प्रेस की और मैंने उसमें कहा कि कश्मीर की समस्या कश्मीरियों ने पैदा नहीं की है, 50% दिल्ली ने की है, 50% कश्मीरियों ने की है। ठीक है और दिल्ली ने इसलिए की है कि दिल्ली ने कभी भी कश्मीर में ठीक है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कराए। ठीक है अब ये जो सलाउद्दीन पाकिस्तान में बैठा है, जीत रहा था ठीक है। और ये टॉयलेट करने चला गया जीतते जीतते, जब आया तो इसको हारा हुआ अनाउंस कर दिया। ऐसे ही यासीन मलिक का था, तो ये फिर टेररिस्ट हो गए। तो दिल्ली इनके साथ बेईमानी करती रही है। एक बार तो सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म कैंसिल कर दिए थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद की जो सरकार बनवाई। ओके। तो जो जबरन सरकारें बनवाई गई उससे भी एलियनेशन हुआ। आप जो गवर्नर होता है वो स्टेट में प्रेसिडेंट का एक अपॉइंटी होता है, आपने खुद ही वहां पे उसको डिसॉल्व करके, आपने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट आपने उसको डिसॉल्व करके स्टेट को लेटर लिखा, या स्टेट ने आपको लेटर लिखा? नहीं, डिसॉल्व करने के बाद तो मैंने दिल्ली को लेटर लिखा ये 370 के लिए ओके कि ये गलत धारा है, इसको हटा देना चाहिए। तो ये थी भी टेम्परेरी, ये कोई परमानेंट नहीं थी। ओके। ये आपको लगे नहीं ये यूनिलैटरली अप्रोच है एक, कि एक वन साइडेड है? क्योंकि ये तो सेंटर, जब क्योंकि जो फंडामेंटली ये है कि जब तक स्टेट के लोगों का असेंबली में कंसेंट नहीं होता तब तक ये चीज कोई भी धारा नहीं की जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और जो गवर्नर है वो तो स्टेट का ही पॉइंट, सेंटर का ही पॉइंट ही है। तो एक तरीके से सेंटर ने अपने बंदे से ही पूछ लिया, तो इसमें स्टेट का कंसेंट तो ना हो ना? हाँ, स्टेट का कंसेंट तो कभी नहीं होता, क्योंकि कश्मीरी लोग नहीं चाहते थे धारा कभी भी हटे। तो फिर हमें ऐसे करना वाजिब था आपके हिसाब से? इसके अलावा चारा नहीं था आपके पास, क्योंकि जब तक ये धारा रहती, हाँ जी। कश्मीरियों का भारत के साथ जुड़ाव नहीं होता, जो उनके एक नेशन वाली फीलिंग उनमें नहीं थी। बट अगर हम आज भी जब जाते हैं तो उनके अंदर वो चीज फीलिंग नहीं आती, आज भी वो कश्मीर में कहते हैं कि अभी भी नहीं है। ये नहीं वो है। सही है, वो आएगी मोहब्बत से। अगर ये वहाँ डेवलपमेंट करे, मेरा तजुर्बा, मैंने करके देखा है, हाँ जी अगर आप मोहब्बत से करेंगे तो वो। मेरे एक दोस्त थे जो मुफ्ती सईद की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हाँ जी हाँ जी मुजफ्फर बेग साहब। हाँ जी एक हाँ दिन जी। वो मुझे मिलने आए, मैंने ठीक कहा है साहब देर कैसे हो गई आपको? कहने मुझे हुर्रियत के चीफ ने बुला लिया था। मैं क्या कह रहा था? तो उनने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया मैं गवर्नर से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया गवर्नर आया है, इससे तो डील हो सकती है। उसने कहा कैसे? कहने ये तो जब बोलता है तो दिल निकाल के हथेली पर रख लेता है, कोई तिकड़म की बात ही नहीं करता, हम्म तो इससे तो डील हो सकती है। तो और उनको बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था मेरे लिए हम्म कि जब यहाँ से अमित शाह गए वहाँ एक मीटिंग में, हम्म पहली बार 30 साल में हुर्रियत ने बंद की कॉल नहीं दी थी और मुझे कन्वे कराया था कि दिस इज ड्यू टू रेस्पेक्ट फॉर यू, वी आर नॉट डूइंग दिस। आपने इतना रिगार्ड था आपका कश्मीर के लोगों के प्रति, कश्मीर के लोगों का आपके प्रति, और बीजेपी गवर्नमेंट ने आपको स्पेशली वहां पे भेजा उस चीज के लिए। आपको लगता है उसके बाद तो आपको बीजेपी को आपको और सम्मान देना चाहिए था? आपको आप वीपी बन सकते थे, प्रेसिडेंट बन सकते थे, तो उन्होंने तो आपको नहीं, मैं कुछ भी नहीं। किसानों पे ना बोलता तो बीपी बनता मैं, वो मुझे कहा भी गया था ठीक कि है। आप चुप हो जाओ तो वाइस प्रेसिडेंट बना दिए जाओगे। अच्छा, कश्मीर में सर एक रोशनी एक्ट की बात हुई थी, हाँ, वो क्या था? वो ये था कि जम्मू में जमीनें पड़ी थी बहुत। ठीक है तो फारूक अब्दुल्ला के ज़माने में तय हुआ कि इन ज़मीनों को सस्ते दामों पे बेच दें और उस पैसे से इलेक्ट्रिफिकेशन हो। ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन तो हुआ नहीं, पर वो ज़मीनें बड़े बड़े नेताओं ने दबा ली थी। वो मैंने कैंसिल किया, रोशनी एक्ट, और उस पर सीबीआई जांच चल रही है आजकल। और सर एक कश्मीर के अंदर छत्तीस सिंह मैसेकर हुआ था 2000 के जी, अंदर, उसके ऊपर अभी तक कोई क्लोजर नहीं हुआ।
छत्तीस सिंह मैसेकर के डिटेल्स मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग मेरे पास एक बार आए थे। हाँ जी। और उनके ग्रंथी भी थे। ठीक है। तो मैंने पूछा, बताओ साहब क्या हुक्म है? कहने लगे, हमें एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज चाहिए। हमारी बच्चियां इनके गांवों के बीच से जाती हैं, और ये तो हम तो अपनी ताकत से बसे रह गए। बल्कि उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए थोड़ा तल्ख टिप्पणी करी ओके। कि ये कायर अगर ना भागे होते और हमारी तरह डट जाते जैसे हम डट गए, तो सामने वाला सोचता है दो तू मारेगा तो एक तेरा भी मरेगा, तो फिर वायलेंस बंद हो जाती। जैसे हमारे यहाँ हिम्मत नहीं है किसी टेररिस्ट की आने की। तो खैर मैंने उनको देन एंड देयर एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज और एक लड़कों का डिग्री कॉलेज वहीं वो बुला के चीफ सेक्रेटरी को उनको दिलवा दिए थे। सर, आप अपनी तकरीरों के लिए, अपनी शब्दों के लिए मशहूर रहे हो और आपकी पार्टी सत्ता में है, पर तब भी सर आपकी पार्टी की जो लीडर है उन्होंने आपकी अभी सिक्योरिटी रिड्यूस कर दी, आपकी पार्टी के, आप एक्स गवर्नर हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें वेंडेटा के अलावा कुछ नहीं है, बदले की भावना से की है। ठीक है। क्योंकि पीएम को ये अच्छा नहीं लगा कि पार्टी में कोई बोले किसानों के हक में। और ठीक है। किसानों के हक में जब मैं इनसे मिलने गया तो मेरा करीब करीब झगड़ा हो गया था इनसे। ओके। तो इनको वो बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है। तो सर क्या आप मतलब अपनी तकरीरों में क्रिटिसाइज करते रहे बीजेपी की गवर्नमेंट को, जवाब रहे हैं, तो इसके क्या बड़े कारण रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो किसी और मुद्दे पे किया ही नहीं सिवाय किसानों के। ठीक है। क्योंकि मैं किसान पॉलिटिक्स से निकला था, मैं चरण सिंह जी के साथ रहा 10 साल। ठीक है। तो मैं किसानों के सवालों को दिल से महसूस करता था, और मैंने महसूस किया कि इनके साथ जाती हो रही है। ठीक है। ये बात भी नहीं कर रहे थे तब तक उनसे। ठीक है। जब मैं इनसे मिला तब तक इन्होंने कोई डायलॉग ओपन नहीं किया था किसानों से। ठीक है। तो मुझे महसूस हुआ, और मैं जब इनसे मिलने गया तो इनका रिएक्शन अच्छा नहीं था। ठीक है। तो तभी से मेरा झगड़ा हो गया। सर, किसान मोर्चे से पहले, जो किसान मूवमेंट से पहले, आपका बीजेपी से पहले या उसके बाद में नहीं हुआ, इससे पहले की जो आप उनकी पॉलिसी से आप मुत्तफिक थे सर? इनकी सारी इसी चीजों से दौरान तो आपका, क्योंकि ज्यादा आपका वो सारी आया। चीजों से तो नहीं, हाँ लेकिन जी। ये पक्का था कि ये किसानों के लिए इनका बहुत अच्छा नहीं है। जब आप सर मोदी जी के पास गए थे किसानों की बात लेके, तो उनका क्या रिएक्शन था उस समय, उन्होंने क्या बोला था उनका आपको? रिएक्शन अच्छा नहीं था। ही टुक इट लाइटली के सतपाल चले जाएंगे। मैंने कहा कि ये 4 महीने से पड़े हैं ठीक है। और सड़कों पे पड़े हैं। ये बड़े बड़े 40-40 गांव के चौधरी हैं, इन्हें ऐसे ही किसान मत समझना आप। ठीक है। तो बोला कि नहीं, चले जाएंगे। सर, पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच में आपसी इंटरनल बड़ा प्यार है, बट मीडिया में ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कि बॉडी आपस में नफरत दिखाई नहीं, यहाँ जाती है भी बहुत इस। प्यार है, और इस किसान आंदोलन का और कुछ फायदा रहा हो ना रहा हो, हाँ जी। इसका ये फायदा जरूर हो गया कि सिख और गैर सिख हाँ जी। सब एक हो गए। अभी जो पंजाब में मौजूदा हालात हैं, इसके पीछे आप क्या वजह समझते ये हैं? सब तो स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट क्रिएटेड है। ठीक इसमें है। पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। बट सर, देखा जाता है कि जैसे पंजाब में अगर कोई खालिस्तान की बात करता है तो उसको मतलब जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट है, वो उनको मतलब बिहाइंड द बार कर देते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन करते हैं। बट एक साइड जब कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसको एम्बोल्डन किया जाता है, जब उसको उसमें तो उसको स्पाउस किया जाता है। मेरा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो खालिस्तान की बात क्यों नहीं होगी? ठीक है। देखिए, हम कभी हिंदू राष्ट्र नहीं थे, हम ठीक। सबकी मिलीजुली सरकार थे। ठीक है। लेकिन जो खालिस्तान था कभी, हाँ जी। महाराजा रणजीत सिंह की सरकार, हाँ जी। उसमें सिर्फ 7% सिख थे, ठीक है। और कोई भेदभाव नहीं था। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो आप बीजेपी के साथ रहे हैं, 2 बार उनकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सर, हिंदू राष्ट्र, बीजेपी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, वो हिंदू राष्ट्र की बात करती है। आपको नहीं लगता जैसे कि अगर खालिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो आइडिया ऑफ इंडिया के को असॉल्ट करती है, तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र की भी करती है, तो उस तरफ से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो हमारे लीडरशिप है या स्टेट है, उस तरीके से उनके प्रति क्यों नहीं वैसा रिएक्शन रहता वो जैसा गलत उनके है, इसके प्रति रहता? होना चाहिए उनके प्रति वैसे ही। तो ये जो एक बायसनेस है, इसके पीछे की वजह क्या है? बस मेजोरिटी एरोगेंस है, और कुछ। आप इसके पीछे जो आरएसएस है उसकी आइडियोलॉजी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बीजेपी में रहे हैं देखिए, उसका मैं बीजेपी में रहा जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी हाँ जी। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक कोई स्पीच नहीं की कभी भी, क्योंकि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। ओके। और उनका जो थिंकिंग है वो बहुत नैरो है, ओके। और वो देश
पूरे देश के तरह से नहीं सोचते हैं। ठीक है। पर कहा जाता है बीजेपी में कभी भी कोई बड़े ओहदे पे नहीं जा सकता जब तक वो आरएसएस को मंजूर ना हो या पसंद ना हो। इसके उसके बावजूद भी आप वो रहे, तो इसकी क्या वजह? अब मेरी एक जनरल एक्सेप्टेंस थी पार्टी की ठीक लीडरशिप है। में। अब सर अगर मैं पंजाब पे आऊँ, जी। पंजाब के लोगों को अक्सर मतलब दिया जाता है कि हमारे को ऐसे मतलब जो लड्डू से दिए जाते हैं कि हमने आपकी ना ट्रेन चला दी, हमने ये कर दिया, हमने क्या कहते हैं ब्लैक लिस्ट सिखों की हटा दी। बट जो एक मेन हीलिंग है जो सिखों के अंदर जो एक धक्के वाली फीलिंग है, वो 84 के बाद से नहीं हटी। उस चीज को नहीं, लेके वो सेंटर शुरू की दिन गवर्नमेंट से क्यों? सिखों के साथ शुरू दिन से न्याय नहीं किया इन्होंने। हाँ जी। देखिए, सबसे ज्यादा लॉस सिखों को हुआ था पार्टीशन में। ठीक है। सबसे बढ़िया जमीनें उन्हीं की गईं। ननकाना साहब गए, सारी चीजें चली गईं और यहाँ आए, नए सिरे से बसे। तय ये हुआ था कि चीफ मिनिस्टर उनके बीच में से होगा। 3 चीफ मिनिस्टर्स लगातार नॉन सिख बनाए। जाके कभी प्रताप सिंह कैरों सिख चीफ मिनिस्टर बने। तो इससे वो आहत हो रहे थे धीरे धीरे। ठीक है। फिर वो जब लैंग्वेज वाला आया, हाँ जी। तो उसमें भी जो पंजाबी बोलते थे तो उन्होंने भी लिखवा दिया कि हम तो हिंदी बोलते हैं। तो ये सब बेईमानियां छोटी छोटी उनके साथ हुई ठीक। और इससे एलियनेशन होता चला गया। पंजाब के जो ग्राउंड के जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उस पे कोई बात, कोई नेगोशिएशन, कोई डायलॉग क्यों नहीं होता? पार्टी देखिए, सेंटर एक सरकार तो क्यों नहीं सेंटर करती? में जो सरकारें चला रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है पंजाब की। ओके। ये भी नॉलेज नहीं है कि पंजाब के लोगों की शिकायतें क्या हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले पता होना चाहिए ना क्या शिकायतें। ठीक है। ये समझते हैं कि ये तो सब सेपरेटिस्ट हैं, फला है, ऐसे नहीं बात बनती। आपको समझना चाहिए क्यों है, हाँ जी। तुमने क्या किया जो सेपरेटिज्म आया। आपने कभी बात करने की कोशिश की या अगर आपको कभी कोई पंजाब की, क्योंकि इसमें पंजाब का माहौल ठीक नहीं है, जी। पत्रकारों के अकाउंट विदहेल्ड किए जा रहे हैं, इवन की जत्थेदार साहब हैं उनकी कई ट्वीट विदहेल्ड किए गए हैं, कई चीजें ऐसी हो रही हैं। आज बठिंडा में इसकी गैदरिंग भी है, तो माहौल बड़ा तनावपूर्ण है। इसके लिए आप कुछ रोल प्ले करना चाहेंगे अगर आप? मेरा देखिए कोई इसमें रोल क्या हो, किससे बात कर सकता हूँ मैं। आप वालों से मेरा ज्यादा संपर्क नहीं है। ठीक है। कांग्रेस का वहाँ कोई अब रहा नहीं है। हाँ जी। अमरिंदर सिंह रहते तो उनसे मेरी मित्रता थी, मैं उनसे बात कर सकता था। वो ही वॉज एमिएबल। और वो भी अकाली, अभी बीजेपी में है। हाँ, बीजेपी में ही है। उन बेचारों कोई सुनवाई तो नहीं है। गवर्नर ववर्नर बना देंगे उनको कुछ। और और कोई नहीं है, किससे बात करें आप बताओ। आपकी होम मिनिस्ट्री में राजनाथ सिंह होने से आपकी आप उनके? राजनाथ सिंह इज नोबडी इन दिस गवर्नमेंट। होम मिनिस्ट्री में अमित शाह साहब है, उनसे मैं बात कर सकता हूँ। ओके। पर ये प्रधानमंत्री उनकी भी नहीं सुनते हैं। जो पंजाब की एक बड़ी पुरानी मांग रही है, वो पंजाब का जो पानियों का मुद्दा है और एक पंजाब की जो कैपिटल का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड भी हुआ कि पंजाब को किया जाएगा, वो भी उन्होंने नहीं किया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैपिटल वाला तो इमीडिएटली कर देना चाहिए। ठीक है। और पानी का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक हल कर देना चाहिए, वो भी नहीं किया इन्होंने। ठीक है। एक सिखों की डिमांड रही है कि आर्टिकल 25 बी, जो कि सिखों को प्रोनाउंस करती है कि ये ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म है, जबकि हमारा जो सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, जो उनकी प्रिंसिपल आइडियोलॉजी है, वो सिख एक अलग धर्म की बात करती है, बट सिखों को तब भी ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो सेपरेटिस्ट लोग हैं इस चीज को एक हवा बना के बात करके लोगों ये को कौन भड़काते हैं। कौन तो इस कहता है? चीज के ऊपर क्यों नहीं एक अमेंडमेंट की जाती? इसके लिए क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया जाता कि सिखों की एक अपनी एक वो बनाई जाए? नहीं नहीं, ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म कौन कहता है? आर्टिकल 25 बी में जैन, बौद्धि और सिख ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म कहलाते हैं। नहीं, मैंने तो देखा नहीं कहीं ऐसा है। नहीं, ये है आर्टिकल 25 बी में सिख सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है सिखों की। और ये इस टाइम पे एक टाइम अकाली दल का भी इस पे काफी प्रोटेस्ट रहा था, प्रकाश सिंह बादल उन्होंने भी इस पे काफी प्रोटेस्ट किया था। बट आज तक इस मुद्दे पे भी सिखों की एक आइडेंटिटी का मुद्दा है, इस पे भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी जानकारी नहीं है, मैं इसको टेकअप करूंगा अगर ये ऐसा है। ठीक है। आपने एक अपनी तकरीर में कहा था कि आपको जब पोस्ट ब्लू स्टार जब हुआ था, तो आपकी अरुण नेहरू जी से कोई बात हुई थी। उस बारे में आप मुझे थोड़ा अगर बताएं। मैंने प्रधानमंत्री को डराते हुए हाँ जी। मैंने कहा, देखिए आप मिसबिहेव मत करिए इनसे। ओके। ये सिख जबरदस्ती नहीं मानेंगे। इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहिबजादे कुर्बान कर दिए थे, पर कोई समझौता नहीं किया था। ठीक है। इनसे बातचीत करके हल हो सकता है। आप इनको और ये भूलते नहीं है 300 साल में।
तब मैंने मिसेस गांधी वाली मिसाल उनको दी थी। बाद में तो वो डरे हैं, अब तो वो गुरुद्वारों में जाने लगे हैं पटका बांध के। ठीक है, आपको लगता है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इसको अवॉइड किया जा सकता? नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, वो मिसहैंडल हुआ। देखिए, जो आप देखेंगे तो भिंडरान वाले का जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे, हाँ जी। उसमें जैल सिंह और दरबारा सिंह की आपसी राइवलरी में वो बढ़े थे। ठीक है। और ये लोग जब एक को सूट करता था वो बढ़ा देता था, दूसरा विरोध करता था। ठीक है। और मिसेस गांधी जो थी वो मजा ले रही थी उस सिचुएशन में। ठीक है। जब वो चीजें हाथ से निकल गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गलत फीड कर दिया कि ये खालिस्तान डिक्लेयर करेंगे, पाकिस्तान हमला कर देगा वगैरह वगैरह, तब वो ब्लू स्टार किया गया जिसकी जरूरत नहीं थी। ब्लू स्टार होने के बाद, वो ब्लंडर होने के बावजूद भी, उसके बाद उन जख्मों को हील करने के लिए कोई अपॉलॉजी फॉर्मल हमारी स्टेट की तरफ से, या कुछ ऐसा, कुछ रिकंसिलिएशन, कुछ भी ऐसा नहीं नहीं, हुआ? होना चाहिए था, ब्लू स्टार के बाद भी होना चाहिए था। और उसके बाद जो जो प्रोग्राम हुआ जो दिल्ली में, 84 वाला जो हुआ हाँ, उसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए शायद। उसके किसी लिए तो मनमोहन सिंह उन्होंने मनमोहन मांगी सिंह थी, जी ने मांगी बट थी, ब्लू पर स्टार के लिए कोई ऐसा नहीं हुआ। ब्लू स्टार के लिए भी मांगना चाहिए था। देखिए, सिखों के लिए दरबार साहब एक बहुत ही पायस जगह है। बिल्कुल। वहां टैंक भेजना एक तरह से बहुत गलत काम था, चाहे जो मजबूरी रही हो आपकी। अगर हो गया था मजबूरी में तो भी उसके लिए सॉरी कहना चाहिए था। और कुछ आप कहना चाहें हमारे ऑडियंस को, देखिए, हमारे मैं यही दोस्त? कहना चाहता हूं कि इस देश में हिंदू सिख यूनिटी बहुत जरूरी है देश को बनाए रखने के लिए। और इसके लिए हिंदू ज्यादा जिम्मेवार हैं, उन्हें ज्यादा सिखों की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। सर, पंजाब के पानी की अगर हम बात करें, जी, तो पंजाब का पानी का काफी मसला रहा है। एक ऐसी पंजाब में रावी के पानी का भी मसला रहा है कश्मीर कश्मीर के के साथ। साथ। जी, उस मसले में के दौरान, आपके दौरान? उसमें एक दिन मैं बताना चाहता हूँ सही, एक दिन मुझे गडकरी जी का फोन गया। उन्होंने कहा, देखो सतपाल भाई, अमरिंदर बैठे हैं, इनका तुम्हारे बीच में कोई झंझट है? मैं कहा, आप दे दो उनको फोन। तो अमरिंदर से मेरे अच्छे संबंध थे, मेरे कजिन है उनका, इनके साथ घोड़ों का काम था। तो मैंने पूछा, बताएं भाई साहब क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है और वो सेटल नहीं हो रहा 40 साल से। मैं कहा, आप अपने मिनिस्टर को भेज दो इरिगेशन के, मैं करवा दूंगा। ठीक है। वो आए, मैंने आधे घंटे में सॉर्ट आउट करा दिया। ठीक है। ये नहीं चाहते थे महबूबा या फारूक, क्योंकि पानी पाकिस्तान को जाता था। ठीक है। ठीक है। तो उसमें ये था कि किसका कंट्रोल होगा? मैंने कहा, किसी का नहीं होगा, ज्वाइंट सुपरविजन लिख दो, इसमें हो जाएगा। ठीक वो है। करके कर दिया, वो बनने वाला है। और उसमें 26,000 हेक्टेयर तो सिंचाई होगी जम्मू के एरिया में, जिसे कंडी बोलते थे, सूखा एरिया। ठीक है। और काफी बड़ा 10,000 हेक्टेयर के करीब पंजाब में बढ़ेगी। और इसी तरह से हरियाणा और राजस्थान को पानी मिलेगा, पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा। और जो वो इंटरनेशनल रेपेरियन लॉ है, उसके मुताबिक क्या हम पानी रोक सकते हैं? नहीं, हम नहीं रोक सकते। हम्म। लेकिन जब हम पे है ही नहीं, रावी पे पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। सर, आपने एक सिखों और जाटों का एक कुछ कोटा फाइनल किया था, जो हाँ, 10 वो किलोमीटर बॉर्डर बॉर्डर पे जो लोग बसे हुए थे, जिनमें ज्यादातर सिख और जाट थे, ठीक है। और उसमें गुजर मुस्लिम भी थे। ठीक है। लेकिन होता क्या था, जब पाकिस्तान से कोई हमला या इनकर्जन होता था तो इन्हीं गांवों में गोले पड़ते थे, इन्हीं को बर्न बियर करना पड़ता था। ठीक है। तो मैंने ये कर दिया था कि 10 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं उन सबके बच्चों को आरक्षण मिलेगा, ठीक है। जो अभी भी है वहाँ। आरक्षण। सर, अब आपने आरक्षण की बात की, मैं आपकी एक तकरीर सुन रहा था जिसमें आपने मेंशन किया था कि आप महीने में पोस्ट आपकी जब सर्विसेज के बाद एज द गवर्नर आप 6 से 7 आप किसानों की मीटिंग करते हो या जी करोगे। जी जी। तो सर, उसमें आपका क्या मुद्दा रहेगा? और जो किसानी मोर्चा के बाद जो एक मेन किसानों की जो लड़ाई थी, वो था एमएसपी, उस पे अब क्या हो रहा है? एमएसपी पे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने एक कमेटी बनाई है। ओके। और उस कमेटी का चेयरमैन बनाया उस सेक्रेटरी को जिसने काले कानून बनाए थे। ओके। तो वो कमेटी कुछ नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए किसानों ने उस कमेटी का बायकॉट कर रखा है। ठीक है। लेकिन एमएसपी किसानों को इसलिए चाहिए कि हम्म। जो चीजें वो पैदा करते हैं हम्म। उनका दाम सही नहीं मिलता है, जो चीजें वो खरीदते हैं उनके दाम बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। तो बाई इम्प्लीकेशन किसान हर साल उसकी परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है और वो गरीब होता चला जाता है, इसलिए एमएसपी होना जरूरी है। सर, ये एमएसपी क्यों पास नहीं कर रही बीजेपी गवर्नमेंट, क्यों रिलक्टेंस है? इसलिए कि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं हरियाणा में। अडानी सस्ता गेहूं खरीद के फिर उसको महंगा करके बाजार में निकालना चाहता है।
एमएसपी की गारंटी अगर हो जाएगी, एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, के इससे कम गिरेगा तो हम खरीद लेंगे। ओके। और सर पंजाब और हरियाणा में सर 2 ही क्रॉप्स जिसको हम कनक और चोना कहते हैं, इसी पे डिपेंड है क्योंकि इन्हीं पे एमएसपी मिलती है। जी, जी। दूसरी कुछ मूंग लगाते हैं या कोई आलू की सब्जी कुछ भी करते हैं, तो उस पे उनको एमएसपी नहीं मिलती। अब ये शायद मल्टीपल पंजाब ने क्रॉप्स शायद 6 क्रॉप्स पे किया है कि नहीं और पता। स्टेट ने किया, सेंटर इसमें कुछ सेंटर इनिशिएटिव को क्योंकि सेंटर पानी 700-700 फुट नीचे चला गया। सेंटर को एंटी फार्मर है। सेंटर ये चाहता है कि फार्मिंग को बिना मुनाफे का कर दिया जाए ताकि किसान खेती छोड़ भगे और फिर हम इसको कॉरपोरेट को दे दें। तो फिर देश खाएगा क्या? देश तो बर्बाद होना है। इनका जो थिंकिंग है उसमें देश सरवाइव नहीं करेगा। पर ये तो सर अपने आपको देशभक्त, सबका साथ, सबका इनका विकास, किसकी सबका देशभक्ति, विश्वास। आप इनसे किसी से पूछिए, इनका एक लड़का फौज में नहीं मिलेगा आपको, एक भी सिंगल बीजेपी के नेताओं का। कहने की बहुत अच्छी बात है। 2024 में क्या देखते हैं सर? 2024 में तो हिल बी वोटेड आउट। अगर ओपोजिशन इतनी सिर्फ अक्लमंदी कर देगा कि एक कैंडिडेट के मुकाबले एक ही कैंडिडेट हो, पार्टी बनाने की भी जरूरत नहीं है, यूनिटी की भी जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कर दे जो वीपी सिंह ने किया था, तो ये हार जाएंगे। राहुल गांधी ने देश में जो यात्रा कर रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ेगा? उससे फर्क पड़ा, उससे ये हुआ कि ये साउथ से तो आउट हो गए। ओके। साउथ में ये लोग नहीं जीतेंगे कहीं भी। ठीक और है। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत फर्क पड़ा उसकी यात्रा का। ठीक मैं है। आपको कश्मीर का बताता हूँ, मैं तो वहां रहा हूँ। जिस दिन श्रीनगर गया है राहुल, हाँ जी। बर्फ पड़ रही थी, ठंड थी, हाँ जी। सारा श्रीनगर बाहर निकल आया था उसके वेलकम के लिए, ठीक जो है। कभी किसी के लिए नहीं हुआ। तो सर जो ये हिंदुत्व की राजनीति है, इससे फायदा होगा बीजेपी को? इससे बीजेपी को तो फायदा इसी से होता है, लेकिन देश का नुकसान होता है। हिंदुत्व की राजनीति करके आप सबको एलिनेट करेंगे, क्योंकि देश तो हिंदुओं का नहीं है, तो सबका है। जी। तो जब सबको एलिनेट कर दोगे तो देश कैसे सरवाइव करेगा। सर अगर राहुल गांधी को आपको कोई एडवाइस देनी है तो आप क्या देंगे मैं वो या ऑपोजिशन को? अपोजिशन को मैं यही दूंगा कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार पे सहमति करो और इसको हरा दो। पर सर इस यात्रा के बाद अगर ये देखने को मिला तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीशिप हुई है राहुल गांधी की। बहुत गलत काम हुआ, और सबसे गलत काम ये हुआ कि उसके खिलाफ 6 मिनिस्टर 4 मिनिस्टर्स बोले। हाँ जी। उसको ये राइट था कि पार्लियामेंट में वो अपनी सफाई दे, जवाब दे, लेकिन स्पीकर ने वो भी अलाउ नहीं किया। दोस्त ने चिट्ठी लिखी, फिर वो मिलने गया, फिर भी स्पीकर ने उसको अलाउ नहीं किया। अलाउ करना चाहिए था, तो अलाउ इसलिए नहीं किया कि वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस करता प्राइम मिनिस्टर से, मसलन वो जो 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है अडानी के यहाँ, वो कहाँ से आया वगैरह वगैरह। तो ये नहीं चाहते थे वो बात पार्लियामेंट में आए। सर मोदी जी तो ये कहा जाता है कि वो ईमानदार प्राइम मिनिस्टर हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं तो जानता नहीं हूँ उन्होंने किसी बेईमान आदमी को हटाया हो या सजा दी हो। मैं तो कई लोग उनसे बताए कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, किसी को नहीं हटाया। सर आपने बताया था जब गोवा में जब कोई करप्शन की आपने बात की थी, आपने कहीं बताया था कि ये मुझे ऑफर हुआ है, मुझे ये करप्शन के लिए, तो आपने उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हुई, तो सीबीआई ने भी आपसे पूछताछ भी की, तो वो वो तो उसके। कश्मीर के सिलसिले में थी। हाँ उसके बाद। कश्मीर में 2 केसेस थे, एक इंश्योरेंस का था हम्म। और एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट था। हम्म। दोनों में मुझे बताया गया था, मुझे ऑफर नहीं हुआ था, मुझे बताया गया था कि इनमें 150-150 रुपया है हम्म। जो दिया जा रहा था बीच वाले लोगों को, लेकिन हम्म। वो सब इन्हीं के लोग थे, पीएम के नजदीक के। तो मैंने दोनों कैंसिल कर दिया। मेरा आखिरी सवाल सर, यूजली गवर्नर्स को बड़ा बंगलो मिलता है और रेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है, जो जम्मू के भी एनएन वोरा रहे हैं उनको भी सर रेड प्लस सिक्योरिटी है, आपकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई और आपके पास सर मुझे फ्री काम बीएच। भी नहीं दिया, क्योंकि ये मैं किसानों पे बोला, इनको ये नापसंद है कि कोई बोले, इनसे अलग वॉइस खड़ी करे, और ये समझते होंगे कि मैं उसके लिए इनकी खुशामद करूं। मैंने इनको कहा भी नहीं। मेरा आखिरी सवाल, मुस्लिम्स की जो ऊपर है वो काफी अटैक्स हो रहे हैं इस दौरान, नमाज अगर वो अदा कर रहे हैं, अगर वो घर पे भी अदा कर रहे हैं तराही के दौरान, तो उनको जो बजरंग दल वाले हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, ये लोग आ जाते हैं तुम नहीं कर सकते। अब राइट टू प्रे तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, देखिए, तो ये जो एक। बजरंग दल वाले जो हैं वो तो सरकार के बढ़ाए हुए हैं। हाँ जी। अदरवाइज तो वो 2 मुसलमान लड़के खड़े हो जाएंगे तो भाग जाएंगे डर के, लेकिन उनको स्टेट का सपोर्ट है इसलिए वो चले जाते हैं। हाँ जी। ये बहुत गलत बात है, इसको रोकना चाहिए। तो ये अब यूपी में बहुत देखने को मिल रहा है, मतलब नमाज के अगर कुछ ऐसे हो रहे हैं
उनके ऊपर ऐसे कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये योगी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? इस चीज को ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि अगर हम एक मेजोरिटियन पॉलिटिक्स की जा रही है? वोट है ना, वो तुम देखिए उनका वोट सारा जो है वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे बेस्ड है सारा। इसमें आप जुडिशरी का रोल क्या देख रहे हैं? जुडिशरी इज ऑलवेज फेयर, अगर वहां कोई जाता है तो वो सही। आपको लगता है हेट स्पीच और रिलीजियस हेट क्राइम के ऊपर जो जुडिशरी का टेक है वो ठीक है, जेन्युइन है? ठीक है। और आप इसमें मीडिया का रोल कैसे देखते हैं? जो नेशनल मीडिया है वो नेशनल मीडिया का ठीक नहीं है। नेशनल मीडिया को जितना जोर से हेट स्पीच वगैरह खिलाफ लिखना चाहिए या हाँ बोलना जी चाहिए, वो नहीं करता है मीडिया। सर, और कुछ आप कहना चाहें? थैंक यू, बहुत मेहरबानी, थैंक शुक्रिया यू। सर। सो ये सन साढ़े नाल एक्स गवर्नर ऑफ मेघालय सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने हमारे से कई विषयों पे साढ़े नाल गलबात की थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।